Capital structure of debt and overall fund can be taken as financial leverage also. अब फाइनेंशियल लेवरेज अगर वो इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज का रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको चीप रेट पर डेप्ट मिल रहे हैं, और चीप रेट पर डेप्ट मिल रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होती जा रही है। फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो रही है तो आपको डेप्ट तो मिल रहा है, लेकिन साथ में आप फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेप्ट लेंगे उतना ज्यादा ऑब्लिगेशन आपके रिटर्न करने के लिए जरूरी हो जाएगा। तो दैट ऑब्लिगेशन यू हैव टू फुलफिल. So that can be financial leverage on the profitability of business can be seen through EBIT. What is EBIT? EBIT is earning before interest and tax, and EPS is earning per share. कितना आपको मिल रहा है पर शेयर। इसके लिए यहाँ पर आपकी बुक में दो सिचुएशन दी है। कैपिटल कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। कंपनी एक्स की सिचुएशन में उन्होंने तीन सिचुएशन दी। पहली सिचुएशन में डेप्ट नील है, दूसरी सिचुएशन में डेप्ट जो है वो 10 लाख है, और तीसरी सिचुएशन में डेप्ट जो है 20 लाख है। उसका एनालाइज जो है उन्होंने ईबीटी ईपीएस एनालाइज जो है वो आपके नीचे टेबल में दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर बुक। सो सिचुएशन 1 में उनका जो ईपीएस है वो 0.93 है, सिचुएशन 2 में 1.05 है, सिचुएशन 3 में 1.4 है। So these situations are given. The company earns rupees 0.93 per share if it is unlevered. Unlevered मतलब उसने डेप्ट कुछ भी रखा ही नहीं। With the debt of rupees 10 lakh, its EPS is rupees 1.05. With still higher debt of rupees 20 lakh, its EPS rises to 1.40. Why is the EPS rising with the higher debt? It is because the cost of debt is lower. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये लेवरेज जो है जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब आपको चीप रेट पर डेप्ट मिल रहा है। चीप रेट पर डेप्ट मिल रहा है, इसका मतलब आप अर्निंग का ज्यादा जो शेयर है वो डिविडेंड के रूप में दे पा रहे हैं, तो ईपीएस से भी आपको अर्निंग अच्छी खासी मिल रही है। तो ये सिचुएशन एक्स के साथ है। इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द रिटर्न दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। द कंपनी इज अर्निंग अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI. So the firm is earning 13.33% of interest. This is higher than the 10% interest it is paying on debt fund. आपकी अर्निंग है 13.33% और आपको डेप्ट के लिए कितना देना है 10% पर एनम, जो कि इंटरेस्ट रेट आपके टेबल में ऑलरेडी दिया है। तो यू आर अर्निंग मोर देन यू आर गोइंग टू पे फॉर इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट। तो ये आपके लिए अच्छा है। विथ हायर यूज ऑफ डेट दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस द EPS, और इसी वजह से जो है EPS आपका बढ़ता, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप 10% दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं तो 13 रुपया आपको मिल रहा है, तो इसलिए आपका EPS इसमें बढ़ रहा है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल जो लेवरेज है या कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो अभी तक फेवरेबल है। Why? Because you are earning more than whatever you have to give as interest. So such practice is called trading on equity. यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग किस पर कर रहे हैं, इक्विटी पर कर रहे हैं। इक्विटी पर ट्रेडिंग का मतलब हम डेप्ट से पैसा उठा रहे हैं और इक्विटी से अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेडिंग किस पर चल रही है, इक्विटी पर। Trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest. मतलब हम अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, इक्विटी से कर रहे हैं, और पेमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम डेप्ट वगैरह पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नाउ सेकेंड कंडीशन इज गिवन अबाउट कंपनी वाई। व्हाट इज द सिचुएशन इन कंपनी वाई? इन फर्स्ट सिचुएशन दे आर अर्निंग 0.47, इन द सेकेंड कंडीशन दे आर अर्निंग 0.35, and third condition they are not earning anything from EPS. अब ऐसा क्यों हुआ होगा? फिर से हम लोग इस रेशियो पर जाएंगे, फिर से हम लोग यही रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। और जब कंपनी Y को हम लोग कंसिडर करेंगे तो वी विल सी दैट इट विल बिकम 2 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 6.67%। नाउ 6.67% मतलब 10% उनका भी रखा हुआ इंटरेस्ट रेट सेम रखा है दोनों कंपनियों के लिए। लोन का रेट जो होता है वो नॉर्मली मार्केट में सेम रेट पर लोन मिलते रहते हैं।
तो उनका भी 10% है, लेकिन उनका ये जो रेशियो आ रहा है, ROI जो आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 6.6%। मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि आपको देना 10% पड़ रहा है, 10 रुपया पड़ रहा है, और आपको आ रहा है सिर्फ 7 रुपया या 6.25 रुपया ही आपको आ रहा है। तो अर्निंग आपकी कम है और इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए EPS जो है वो हर साल कम हो गया, और तीसरी सिचुएशन में तो नील हो गया। ठीक है, सो दिस इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल इन सच सिचुएशन। अब कंपनी एक्स के लिए ठीक था, कंपनी एक्स ट्रेडिंग कर सकती थी इक्विटी पर। क्यों कर सकती थी? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अभी इक्विटी के रेट से, रेट ऑफ अर्निंग से कम चल रहा है, तब तक वो कर रही है। लेकिन कंपनी वाई के लिए आप एडवाइस नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, सेम वे में आपको स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। समझो कंपनी एक्स का सिचुएशन दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको आंसर वैसे ही देना है कि फेवरेबल कंडीशन कब होती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न करना होता है वो कम रहे और EPS ज्यादा रहे। वो जिस भी कंपनी का नाम आएगा उस कंपनी के लिए आप फॉलो कर देंगे। जैसे एस कंपनी के बारे में हम लोगों ने केस स्टडी में एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें हमें सारा कुछ वही बताना था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग, बजटिंग, लेकिन उसको उस कंपनी के बिहाफ पर बताना था जो उसने 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी इन्वेस्ट करना है उसको कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, उसके बेस पर अपने को बताना है। करना वही है, आंसर वही आपको देना है जो आपका थियरेटिकल आंसर मिलता है। ठीक है, इवन इन केस ऑफ कंपनी एक्स, रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट एडवाइजेबल। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अगर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो आप चले डेब्ट उठाना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, आपके ऑब्लिगेशंस बढ़ा रहा है, और वो आपको टाइम लिमिट के अंदर वापस करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे अगर आपके पास अर्निंग वगैरह ठीक से कभी नहीं होती है? तो इमरजेंसी की सिचुएशन में ये सब बातें बहुत प्रॉब्लम आपके लिए ला सकती है। So as increase in debt may enhance the EPS, but the pointed out earlier, it also raises the financial risk. आपको ऑब्लिगेशन आपको चुकाना है वापस, उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको उसको कैपिटल भी वापस देना है। खाली इंटरेस्ट का सवाल नहीं है ना कि इंटरेस्ट देके मैं छुट्टी पाऊंगा, अभी और 50 साल मुझे खाली इंटरेस्ट देना है। लीज पे लिया हुआ थोड़ी है कि 99 साल की लीज ले ली। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपने साल 2 साल 5 साल का लिमिट होगा उसके बाद आपको पूरा कैपिटल पे करना पड़ता है। So it also raises the financial risk. Ideally, the company must choose that risk-return combination with the maximized shareholders wealth. बस ये मेन है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो इनिशियल बिगिनिंग में आपको बताया था कि कंपनी कॉन्फिडेंस में तब रहेगी जब वो ज्यादा से ज्यादा एम्फोसाइज करेगी, फोकस करेगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इनहेंस करने। तो शेयर होल्डर की हेल्थ को जितना इनहेंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे, तब तक ये रेशियो चलता रहेगा, तब तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ यू शुड go through the capital structure.